एक था आलसी राम। वैसे तो उसका नाम हरकू था, लेकिन उसके आलसीपन के कारण गांव के लोग उसे आलसी राम कहकर बुलाते थे। अपने आलस के कारण आलसी राम की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे मिला एक जादुई मटर, जिसने आलसी राम को चमत्कारी रूप से फुर्तीला बना दिया। आलसी राम चारपाई पर लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है। काश कोई अपने घर से खाना बनाकर ले आता और मुझे अपने हाथों से खाना खिला देता। लेकिन ऐसा करेगा कौन? गांव वालों के दिल में इंसानियत तो है ही नहीं। मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। आलसी राम के पिता एक किसान थे। उनके पास अपना खेत था, जिस पर वे मटर की खेती किया करते थे। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो चले थे और एक दिन दुनिया को अलविदा कह गए। तब से लेकर आज तक आलस का मारा आलसी राम कभी अपने खेत पर नहीं गया, न ही उसने कोई फसल लगाई थी। घर में रहता और जो अनाज घर में रखा था वो खाता रहा। अब घर में रखे अनाज खत्म हो गए थे और आलसी राम कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके आलस के कारण गांव में कोई भी उससे बात भी नहीं करता था, न कोई उसका दोस्त था और न शादी के लिए कोई उसे अपनी लड़की देने को तैयार था। आलसी राम चारपाई पर पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे भगवान, घर में सारा अनाज खत्म हो गया। पड़ोसी तो मुझसे बात तक नहीं करते। कोई मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं खिलाता। क्या करूं? रसोई में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। आलसी राम रसोई में गया और एक एक डिब्बा खोलकर देखने लगा। सारे डिब्बे खाली थे। रसोई के कोने में एक खाली बोरी रखी थी, जिसमें कभी उसके पिता सब्जियां रखा करते थे। आलसी राम वो बोरी उलटकर देखता है तो बोरी में से मटर की एक फली गिरती है, जो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये क्या? मटर की फली? ये तो सूख गई है। इसे कचरे में फेंक देता हूँ। वो मटर की फली को कचरे में फेंकने जाता है कि तभी फली से आवाज आती है, मुझे मत फेंको, मैं जादुई मटर हूँ, तुम्हारे बड़े काम की हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, मटर की फली। क्या? लेकिन तुम तो बिल्कुल सूख चुकी हो। तुम्हारे अंदर तो जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं एक जादुई मटर की फली हूँ। मुझे तुम अपने खेत में बो देना। दूसरे दिन तुम्हारा खेत मटर की फलों से भर जाएगा। इतना ही नहीं, तुम जो भी सब्जी चाहोगे मटर के पौधे में वही सब्जी फलेगी। इस तरह तुम एक फसल से कई तरह की सब्जियां उगा सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम मुझे लेकर अपने खेत में जाओ और मुझे अपने खेत में बिखेर दो। आलसी राम उस सूखी हुई मटर की फली को लेकर अपने खेत पर जाता है, लेकिन खेत की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। अपने पिता की मौत के बाद वो कभी खेत गया ही नहीं। उसके खेत में ईंट, पत्थर, छोटी छोटी झाड़ियां और जंगली पौधे उगाए थे। ओह, इस मटर को खेत में बिखरने से पहले मुझे खेत की सफाई करनी पड़ेगी और ये मुझसे नहीं होगा। तभी मटर की फली से आवाज आई, आलसी राम, आलस छोड़ो। तुम्हें सिर्फ एक बार मेहनत करके अपने खेत की सफाई करनी है। उसके बाद तुम्हारे खेत में अपने आप सब्जियां उगती रहेंगी। तुम्हारा खेत कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा फसल से भरा होगा। तुम माला माल हो जाओगे। फिर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी। क्या एक बार मेहनत करने से इतना सब कुछ मिलने वाला है? हाँ आलसी राम, अब देर मत करो, जल्दी से खेत की सफाई करो। आलसी राम जल्दी से खेत की सफाई करने लगता है। शाम होने तक वो पूरे खेत की सफाई कर लेता है। उसके बाद, आलसी राम, अब तुम मेरे दाने अपने खेत में बिखेर दो। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे अंदर ढेर सारे मटर के दाने हो। एक ही तो फली हो, कितने दाने होंगे तुम्हारे अंदर कि पूरे खेत में बिखेर दूं? तुम मुझे छील कर तो देखो, मैं जादुई मटर हूँ। ठीक है, देखता हूँ। आलसी राम उस मटर की फली को छीलता है तो उसके अंदर 5 दाने होते हैं। ये लो, 5 ही तो दाने हैं इसके अंदर। तुम इन दानों को खेत में बिखेरना तो शुरू करो। आलसी राम मटर के दाने छुड़ाकर खेत में बिखेर देता है, लेकिन उसके बाद मटर की फली में 5 दाने और आ जाते हैं। अरे, इस मटर के 5 दाने मैंने खेत में बिखेर दिए थे, फिर ये 5 दाने कैसे रह गए? आलसी राम, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं जादुई मटर हूँ, मेरे अंदर से दाने कभी खत्म नहीं होंगे।
तुम मेरे अंदर से जितने दाने निकालोगे दाने फिर से आ जाएंगे। आलसी राम मटर की फली में से दाने निकाल कर खेत में बिखेर देता है। उसके बाद मटर की फली में फिर से दाने आ जाते हैं। इस तरह मटर की फली में दाने खत्म ही नहीं हो रहे थे। आलसी राम ने पूरे खेत में मटर के दाने बिखेर दिए। मैंने पूरे खेत में मटर के बीज लगा दिए हैं। चलो मटर की फली, अब तुम्हें लेकर घर चलता हूँ। हाँ चलो, अब कल मेरा कमाल देखना। जब तुम खेत में आओगे तो पूरा खेत मटर की सब्जियों से भरा होगा और सारे मटर के पौधे जादुई होंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। पूरे गांव में मेरे अलावा जादुई मटर किसी के पास नहीं होगा। आलसी राम जादुई मटर की फली को लेकर घर आ जाता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब वो अपने खेत पर जाता है तो पूरा खेत मटर की फसल से लहलहा रहा था। पूरे खेत में मटर उगे हुए थे। सभी मटर की फलियों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर दाने थे। आलसी राम ने सारे मटर तोड़ लिए और गांव में ले जाकर बेचने लगा। गांव के लोग आलसी राम को मटर बेचता हुआ देखकर हैरान हो रहे थे। अरे आलसी राम, तू तो कभी अपने खेत पर जाता ही नहीं, फिर ये मटर की सब्जी तेरे पास कहाँ से आई? मैंने अपने खेत की खुद सफाई की है और खुद मटर के फसल लगाए थे, वरना कौन आकर मुझे इतने सारे मटर देकर जाएगा। लेकिन तू तो आलसी है, तूने इतना काम कैसे कर लिया, वो भी एक ही दिन में? इन्हें अपने जादुई मटर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कोई मेरा जादुई मटर चोरी कर लेगा। फिर उस ग्रामीण से बोलता है, एक दिन में नहीं किया, मैं काफी दिन से अपने खेत पर काम कर रहा था। आलसी राम ने पूरे गांव में घूम घूम कर मटर बेचे। उसके मटर इतने अच्छे थे कि हाथों हाथ बिक गए। आलसी राम पैसे लेकर घर आ गया। कुछ पैसों से उसने खाना खरीदा। उस दिन आलसी राम ने भरपेट खाना खाया। अपने मेहनत के पैसों से खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है। जादुई मटर की फली वहीं रसोई में रखी थी। उसके अंदर से आवाज आई, आलसी राम, अब तुम्हें अपने खेत में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम मटर के पौधों से जो सब्जी कहोगे वो वही सब्जी तुम्हें देंगी। क्या मटर के पौधों से कोई भी सब्जी उग सकती है? हाँ, वो सब जादुई मटर के पौधे हैं। वे तुम्हें कोई भी सब्जी दे सकते हैं। आज रात तुम अपने खेत पर जाकर उन पौधों से कह देना कि तुम्हें कौन सी सब्जी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मटर की फली। चलो अब मैं सोता हूँ, पहली बार इतना काम किया है, बहुत थक गया हूँ। आलसी राम, तुम्हें कल बाजार में बेचने के लिए सब्जियाँ नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ चाहिए। तो सोने से पहले अपने खेत पर जाओ और जादुई मटर के पौधों से कह दो कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। आलसी राम फौरन अपने खेत में जाता है और जादुई मटर के पौधों से कहता है, मुझे अपने खेत में कल गोभी की फसल चाहिए। तभी जादुई मटर के पौधों से आवाज आती है, ठीक है आलसी राम, कल तुम्हें गोभी की फसल तैयार मिलेगी। आलसी राम घर आ जाता है। मटर के पौधों से गोभी की फसल कैसे उगती है ये कल देखूंगा। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। खैर, कल सब पता चल जाएगा। इसके बाद आलसी राम सो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि पूरे खेत में मटर के पौधों में बड़े बड़े गोभी उगे हुए थे। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है, मटर के पौधों में गोभी के फूल। जादुई मटर की फली ने ठीक कहा था। अब एक एक करके सारी गोभी तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। आलसी राम सारी गोभियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। अरे आलसी राम, कल तो तू मटर बेच रहा था और आज गोभी बेच रहा है, वो भी इतनी सारी। एक ही दिन में गोभी कैसे उगाई भाई? तेरे पास कोई जादू है क्या? नहीं भैया, जादू वादू कुछ नहीं है। आलसी राम आगे बढ़ गया और गोभी बेचने लगा। लेकिन सारे ग्रामीण उससे यही पूछते कि उसने एक ही दिन में इतनी सारी गोभी कैसे उगाई। आलसी राम सबको टालता रहा। अब आलसी राम रोज जादुई मटर के पौधों से अलग अलग सब्जियां देने को कहता और जादुई मटर के पौधे उसे रोज अलग अलग सब्जियां उगा कर देती, जिन्हें आलसी राम गाँव में बेचता। आलसी राम का रोज नई नई सब्जियां बेचना गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया और गांव में ये बात फैल गई कि आलसी राम बहुत बड़ा जादूगर है। अब सभी गांव वाले आलसी राम से बात करने आते और उससे दोस्ती करने लगे। आलसी राम सब्जियां बेचकर खूब पैसे भी कमा रहा था। उसके लिए शादी का अच्छा सा रिश्ता भी आ गया। कुछ दिन के बाद आलसी राम की शादी हो गई। आलसी राम ने जादुई मटर की फली से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया ही बदल गई।
मैं आलसी राम से मेहनती राम हो गया और मेरा घर भी बस गया। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ठीक है आलसी राम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी और बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, तब जाकर कहीं उसे इतने पैसे मिल पाते जिससे वो और उसका परिवार 2 वक्त का खाना खा पाता। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वो मौसम के अनुसार चीजें उगाता और उन्हें शहर में एक व्यापारी के यहाँ बेचता, जहां से उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। रामू ने इस बार अपने खेत में तरबूज की खेती की। कुछ ही दिनों में खेत में तरबूज की बेलें आने लगी। मौसम आने पर पूरा खेत तरबूज से भर गया। जब तरबूज पूरी तरह पक गए तो रामू उन्हें लेकर शहर में व्यापारी के पास गया, परंतु व्यापारी ने वो तरबूज लेने से मना कर दिया। रामू निराश होकर तरबूज वापस अपने गांव ले आया। वो अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पड़ोस के एक व्यक्ति ने उससे कहा, क्या हुआ भाई रामू? हैं? उदास क्यों बैठे हो? मैंने इतनी मेहनत करके ये तरबूज उगाए हैं, परंतु व्यापारी ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि वो सारे तरबूज बैलगाड़ी में भरकर शहर की मंडी में ले जाए और खुद ही वहां उन्हें बेच दे। अगले ही दिन रामू बैलगाड़ी में सभी तरबूज भरकर शहर की ओर रवाना हो जाता है। वहां मंडी में उसके सारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाते हैं। रामू बहुत खुश होता है। आज उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। वो पैसे लेकर अपनी बैलगाड़ी के साथ गांव वापस आ जाता है। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई है। वो अब इन पैसों से और अच्छे बीज खरीदेगा और अपने खेत में बो देगा। रामू की सारी बातें उसका चालाक दोस्त गोपाल सुन रहा था। गोपाल मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं रामू के सारे पैसे चुरा लूं। पैसों से मैं कोई अच्छा कारोबार कर लूंगा। हाँ। रात में जब सब सो जाते हैं, तब गोपाल चुपके से रामू के सारे पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही रामू जब अपने पैसे लेने के लिए अलमारी खोलता है, तो वहां पैसे ना पाकर वो रोने लगता है और समझ जाता है कि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए। रामू की पत्नी उसे समझाती है कि वो इस तरह परेशान ना हो। पैसे चोरी हो जाने के कारण रामू बहुत ही उदास होता है और वो अपने खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसके सामने एक जादुई परी आती है और उससे कहती है, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे पैसे चोरी हो जाने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी रामू को एक बीज देती है और उससे कहती है, देखो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने खेत में बो देना। 2 ही दिनों में इसमें एक बहुत सुंदर तरबूज की बेल आएगी। देखते ही देखते वो तरबूज बहुत बड़ा हो जाएगा। वो कोई साधारण तरबूज नहीं होगा, एक जादुई तरबूज होगा। इस तरबूज के अंदर से तुम जितना भी रस चाहो निकाल सकोगे। तुम बाजार में तरबूज का रस बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। जादुई तरबूज का रस कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कहते हुए परी वहां से गायब हो जाती है। परी के कहे अनुसार रामू उसी समय उस बीज को अपने खेत में बो देता है। 2 दिन बीत जाने के बाद रामू अपने खेत पर देखने आता है कि क्या उसमें तरबूज आया। रामू देखता है कि बहुत बड़ा तरबूज उस बेल पर आ गया है। ये देखकर रामू बहुत हैरान होता है और खुश भी होता है। रामू उस तरबूज को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, क्या सचमुच ये जादुई तरबूज है? चलो हम इसमें से जूस निकाल कर देखते हैं। रामू और उसकी पत्नी उस तरबूज में से बहुत सा रस निकाल लेते हैं, परंतु वो तरबूज खाली ही नहीं होता। ये तो सच में ही जादुई तरबूज है। अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हें बिना कुछ पैसे लगाए इस जादुई तरबूज का जूस बेचने से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अगले दिन से ही रामू उस तरबूज को रेड़ी पर रखकर शहर में जूस बेचने चला जाता है। देखते ही देखते उसके पास जूस पीने वालों की भीड़ लग जाती है। सभी लोगों को उसके तरबूज का जूस बहुत पसंद आता है।
रामू की इतनी कमाई होती है जितनी कभी नहीं हुई। रामू खुशी खुशी पैसे लेकर घर वापस आता है और उस तरबूज को संभाल कर रख देता है। देखो, आज तरबूज का रस बेचकर मैंने कितनी कमाई की। अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। यदि इस जादुई तरबूज का रस निकलता रहा तो रोजाना मेरी इतनी ही कमाई होगी। रामू रोजाना उस तरबूज का रस बेचता और खूब पैसे कमाता। रामू के पड़ोस में रहने वाले गोपाल को फिर शक होता है कि आखिर रामू के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर से छुपकर वो उन लोगों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि ये सब कुछ एक जादुई तरबूज की वजह से हो रहा है। उसके मन में फिर से चोरी का विचार आता है और रात में वो चुपचाप रामू का तरबूज उठाकर ले आता है। गोपाल की चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए वो सुबह सुबह ही उस तरबूज को लेकर दूसरे गांव जाने की सोचता है। वो चुपचाप तरबूज को लेकर एक नाव में बैठ जाता है और दूसरे गांव जाने लगता है। बीच रास्ते में उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना वो इस तरबूज को चेक करे कि ये जादुई है भी या नहीं। उस तरबूज को चेक करने के लिए गोपाल जैसे ही उसका रस निकालने लगता है, उसमें से रस की बजाय पानी की जोरदार धार निकलती है और उसकी नाव में पानी भरने लगता है। गोपाल बहुत कोशिश करता है कि वो पानी रुक जाए, उसमें से पानी निकलता ही जाता है। धीरे धीरे नाव में पूरा पानी भर जाता है और वो डूब जाती है और उसी के साथ गोपाल भी डूब जाता है और उसे उसके लालच और चोरी करने का फल मिल जाता है। हमें किसी दूसरे की चीज को देखकर कभी लालच नहीं करना चाहिए और उसे चोरी करने का तो कभी नहीं सोचना चाहिए।